जो नाद है उसको ऐसा माना गया है कि एक पृष्ठभूमि में होता है, वो उस पृष्ठभूमि का आकाश तत्व कहा गया है। पंच तत्व में जो तत्व है वो विभिन्न तरह के नाद है और आकाश उसकी पृष्ठभूमि मानी गई है। और अब देख सकते पूरी तरह सिद्धांतिक है, ये अनुभव आधारित परिकल्पना है पंच तत्वों की। और उसमें जो अग्नि तत्व है वो गति को दिखाता है, वो नाद को नहीं दिखाता। नाद की गति का संकेत या आप कह सकते उस रूप में वर्णित है वो। और बाकी जो है वायु, जल और पृथ्वी, ये 3 तरह के नाद है, सूक्ष्मतम, सूक्ष्म और स्थूल। अभी मेरी व्याख्या है, बाकी लोगों की अलग अलग हो सकती है और आप देखेंगे बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं अस्तित्व में। आपका संपूर्ण अनुभव पंच तत्वों का अनुभव है, और क्या होगा। ये 3 तरह के नाद हैं जो हमारी 3 तरह की इंद्रियों पर आधारित है। हमारी इंद्रियां हैं स्थूल इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां। ये 3 तरह की इंद्रियां 3 तरह के नाद पकड़ती हैं। और क्योंकि नाद में गति है तो उसको अग्नि कहा गया है। अग्नि का अर्थ है ऊर्जा, सभी जानते हैं। और ये कहाँ हो रहा है ये सारा, उस शून्य को आकाश नाम दिया गया है। सब शून्य में हो रहा है, ये शून्य तो मैं ही हूँ। तो पूरी तरह फिट बैठता है मॉडल, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसकी इतनी ही सीमा है कि मूल ज्ञान प्रदान कर देता है। पूरी तरह दर्शन शास्त्र की चीज़ है। विज्ञान में आपको जो आपके रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में जो तत्व बताए गए हैं वो बड़े काम आते हैं। वो तत्व व्यवहारिक है। 105 या 107 तत्व आजकल बताए गए हैं और उनकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं तत्वों की। ये विकसित विज्ञान है। अब वो पुराना जो हर चीज़ तत्वों से बनी है उसको कोई मानता नहीं आजकल। और मेरे हिसाब से वो केवल मूलभूत ज्ञान को समझने के लिए काम का है। तत्वों का विभाजन प्रायोगिक रूप से बेकार है, क्योंकि आप जानते हो नाद है और नाद वो किसी भी तरह बनाया जा सकता है। वो जो भी तत्व है रसायन शास्त्र के, परमाणुओं से बने हैं और उनको आप किसी भी तरह से, एक कुछ नियम है उनके, लेकिन किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं, उसकी रचनाएं बना सकते हैं। तो जितने चाहे बना सकते हैं। तो जो 105 या जो भी है वो जो पृथ्वी पर आमतौर से पाए जाते हैं उनकी सूची मात्र है। उस टेबल को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। देखिए संपूर्ण विज्ञान मान्यता ही है। संपूर्ण विज्ञान असत्य पर आधारित है, मिथ्या पर आधारित है, मॉडलों और थियरीज, सिद्धांतों पर आधारित है। तो आप 360 बना लीजिए या 500 बना लीजिए, आपका उपयोगी कितना है वो मॉडल, उसका उपयोग क्या है उस पर निर्भर करता है कि उसको कितना स्वीकार किया जाएगा। तो हो सकता है कि वो सभ्यता जिसने सूर्य सिद्धांत, सूर्य विज्ञान लिखा था या बनाया था, वो इतनी विकसित हो कि उनके लिए ये सारे तत्व काम के हो। और आप जानते हैं कि अभी जो विज्ञान है हमारे पास, जो पश्चिमी विज्ञान है, वो पूरी तरह अविकसित है। उसका विकास हो रहा है धीरे धीरे और उसमें सूक्ष्म नाद को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है। मानना नहीं चाहते क्योंकि भौतिकवादी मानसिकता है उनकी। तो आप इसको 10 गुना कम से कम कर सकते हैं। जो तत्व बताए गए हैं विज्ञान में कम से कम 10 गुना है। यदि आप उसमें सूक्ष्म तत्व मिला दे तो, अब लोग कहेंगे सूक्ष्म तत्व क्या होता है। जो लोग चरण 4 में है और सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग कर रहे हैं वो जानेंगे सूक्ष्म तत्व क्या होता है। बाकी लोग नहीं, बाकी वैज्ञानिकों की बुद्धि के बाहर है सारा, क्योंकि वो प्रयोग करते नहीं। उनके लिए वो अंधविश्वास है। उनको यही पट्टी पढ़ाएगी कि इससे दूर रहना, बाकी सब कर लेना। और आप देखेंगे सूक्ष्म तत्व के कुछ प्रयोग संभव है। और सबसे बड़ा गुण सूक्ष्म तत्व में ये मिलेगा कि विचारों से नियंत्रित होता है, इच्छाओं से नियंत्रित होता है। ये जो स्थूल तत्व है वो कर्मों से नियंत्रित होता है। आपको मिट्टी का घड़ा बैठकर अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। कर्मेंद्रियों का उसमें उपयोग जरूरी है। ये स्थूल का गुण है। सूक्ष्म का गुण है कि आपको इच्छा करनी पड़ेगी और वो रूप लेगा। ये मैंने एक बताया है। दूसरा है उसमें नाद बहुत तेज चलता है, इसलिए स्थायी नहीं है, तुरंत मिट जाता है, बनते साथ मिट जाता है। संकल्प इसको स्थायी करता है सूक्ष्म तत्व को। और तीसरा गुण है कि जो भी रचना होती है पहले सूक्ष्म होती है, बाद में स्थूल रूप में आती है। तत्वों का निर्माण सूक्ष्म रूप में होता है, बाद में स्थूल हो जाते हैं स्थायी होकर, स्मृति में छपकर। तो ये तंत्र विज्ञान की आप कह सकते हैं आधारशिला है। ये सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन कौन करता है इसे?
वैज्ञानिक नहीं, तांत्रिक। सभी लोग जो चरण 4 के प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कीजिए, जाकर देखिए, सूक्ष्म तत्व प्रयोग कीजिए, क्या होता है, कैसे नियंत्रित करते हैं, कितने तरह के होते हैं। सूक्ष्म तत्व आप जानते होंगे कि कोई सीमा ही नहीं है, मैं तो गिनती भी नहीं कर सकता कितने तरह के होते हैं। तो देखिए अभी जो विज्ञान है ना, बच्चा है। जिस दिन सूक्ष्म लोक में कदम रख दिया विज्ञान ने, उस दिन ऐसा बढ़ेगा वो कि सीमा नहीं है उसकी। फिर तो जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जिनकी भी रुचि है प्रयोगों में, वो स्वयं जान सकते हैं। भौतिक इंद्रियां, जिसे बाहरी इंद्रियां कहते हैं, आंतरिक और सूक्ष्म, सब एक है, सब एक है। स्थूल से शुरू होती है इंद्रियां, जो कि जगत का अनुभव करवाती हैं। आंतरिक इंद्रियां शरीर का अनुभव करवाती हैं, और सूक्ष्म इंद्रियां मन का अनुभव करवाती हैं। लेकिन अंत में सभी सूक्ष्म है, अंत में सभी सूक्ष्म है। अनुभव अलग अलग होने के कारण हमने उनको इस तरह के विभाजित कर दिया है। समझने के लिए आसान होता है कि ऐसी 50 इंद्रियां, उनको बंटवारा कर दिया जाता है। इनको मैं ये बोलूंगा, सब कुछ सूक्ष्म ही है, लेकिन किस तरह के अनुभव आ रहे हैं उसके आधार पर उनको बांट दिया गया है। अंतर मुझे नहीं दिखाई देता, अंतर केवल अनुभवों के गुणों में है बस। उसमें जो गुण, तरह तरह के गुण इंद्रियां पकड़ती हैं, उनमें भेद है। और ये हमने समझने के लिए किया है कि भेद, वास्तव में भेद नहीं है इंद्रियों में कोई। सभी तन्मात्राओं का निर्माण कर रही इंद्रियां, सभी इंद्रियां, कैसे पता मुझे भेद नहीं है? सभी इंद्रियां अंत में तन्मात्राओं का निर्माण करती है। तन्मात्राओं का ही अनुभव होता है हमें, वस्तुओं का नहीं होता, शरीर का नहीं होता, मन का नहीं होता। हमें सारा अनुभव तन्मात्राओं का होता है। और तन्मात्रा क्या है? वो सबसे मूलभूत अनुभव, उससे आगे नहीं जाया जा सकता, उसके परे नहीं जाया जा सकता। तन्मात्राओं के परे अनुभव हो नहीं सकता, या उसके आगे सिद्धांत भी नहीं बनाए जा सकते, परिकल्पना भी वहीं रुक जाती है। तो इंद्रियों का विभाजन किया जा सकता है इस आधार पर कि किस तरह की तन्मात्राओं का निर्माण कर रही है। और प्रक्रिया वही है पूरी की पूरी, नाद को परिवर्तित करना तन्मात्रा में, यही प्रक्रिया है सब इंद्रियों की।